हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उत्तम सिंह आप सभी बच्चों का लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से मैं आपके इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की बायोलॉजी। बच्चों, हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ बेसिक बातें करूंगा बेटा, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप ही को नहीं, कोई बच्चा जो बायोलॉजी का बच्चा है उस बच्चे को बायोलॉजी के बारे में कम से कम एटलीस्ट इतनी बातें जो आपको बताऊंगा मैं वो पता होनी चाहिए। वो थोड़ी सी बात बताने के बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को, और बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से अपने चैप्टर को पढ़ेंगे, हर उस पॉइंट को कवर करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, आजकल का जो एग्जाम हो रहा है सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल का पेपर बहुत अच्छा आ रहा है बेटा, है ना। बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा वेटेज मतलब 80 मार्क्स का पेपर है बेटा, उसमें मोर देन 30 नंबर 30 या 32-33 नंबर की बेटा केवल बायोलॉजी आती है। तो प्यारे बच्चों, अगर बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है तो बेटा चैप्टर केवल 5 है और बेटा बहुत अच्छा पेपर आता है आजकल का एकदम। बेटा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बेटा एमसीक्यू सही कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, तो वक्त जाया ना करते हुए आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और बेटा बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहली स्लाइड जिसमें आप देख रहे हैं बेटा, हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के, जहां पर हम लोग बायोलॉजी के बारे में बेटा कुछ हमको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जैसे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, व्हाट इज बायोलॉजी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या पता होना चाहिए। अगर बच्चों जैसे आपके बहुत सारे बच्चे जो मैं हाई स्कूल में बच्चे हैं जो पढ़ाता रहा हूँ ऑफलाइन में, तो बच्चों से पूछा है व्हाट इज बायोलॉजी, बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते, जबकि उनको जवाब देना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक ऐसी साइंस है बेटा, ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, और उनसे उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जिस ब्रांच में उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। प्यारे बच्चों, यही आपको पहली लाइन में लिखा हुआ है कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेवलपमेंट। कह रहा है साइंस की वो शाखा जिसमें बेटा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनके डेवलपमेंट के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस शब्द को जिसने दिया था उस व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। इस शब्द को देने वाले व्यक्ति का नाम था ट्रेविरेनस और लैमार्क। ट्रेविरेनस और लैमार्क ने बेटा शब्द बायोलॉजी दिया था। प्यारे बच्चों, अभी से अपनी बायोलॉजी मजबूत करो। अगर 11th में बायोलॉजी का प्लान है तो अभी से ही आपकी बायोलॉजी बेटा बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी को अच्छी करने में हम आपकी मदद करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, बस क्या करना है बेटा, आना है, देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे क्या होगा आप अपनी पढ़ाई को बेटा कर पाएंगे टाइम टू टाइम, और बहुत टाइम से बेटा हर वीडियो आपको मिलेगा। इवन नॉट ओनली बायोलॉजी बट ऑल्सो केमिस्ट्री, इंग्लिश, और बेटा हमारे यहाँ इस समय जो इंग्लिश चल रही है अब तक काफी लेक्चर उसके हो चुके हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। आप सभी बच्चों से कहेंगे कि बेटा इंग्लिश पढ़िए। ठीक है, इस लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जा रही है बेटा कि कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं, अपने पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, टर्म बायोलॉजी बेटा ट्रेविरेनस और लैमार्क, दो व्यक्तियों का नाम है, ट्रेविरेनस और लैमार्क ने बेटा इसको दिया था। प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं कि हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर बेटा 3 तरह के होते हैं। कितने, 3 तरह के। किसको लिविंग कहोगे बच्चों, क्या आपने देखा है किनको आप लिविंग कहते हो, तो प्यारे बच्चों कुछ बच्चों का जवाब होगा सर एनिमल्स सर लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है। ज़्यादातर बच्चों के यही 2 जवाब होंगे, लेकिन बच्चों इसके अलावा भी लिविंग होते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स। बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो बेटा आपको आंखों से विजिबल नहीं है, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उन जीवों को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं, और वो जीव बेटा क्या है, लिविंग है। क्या है बच्चों, लिविंग है। तो प्यारे बच्चों, जब लिविंग 3 तरह के हैं, लिविंग क्या है बच्चों, तो बच्चों कहोगे सर प्लांट लिविंग है, सर एनिमल भी क्या है बच्चों, लिविंग है। प्यारे बच्चों, जब एनिमल और प्लांट लिविंग है, और तीसरा बेटा माइक्रोब्स जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है बच्चों, लिविंग है। तो प्यारे बच्चों, जब 3 लिविंग है तो बेटा सहूलियत के लिए, आसानी के लिए बायोलॉजी को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ताकि अब बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाई की जा सके। हर जिसमें इंटरेस्ट हो वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस ब्रांच को चुने और उसमें बायोलॉजी में उस ब्रांच को बढ़िया से पढ़े। प्यारे बच्चों,
जूलॉजी तो बेटा तो 3 हिस्सों में बांटा गया, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी नाम से ही लग रहा है, जू आप गए होंगे, जू में मतलब जानवर होते हैं, है ना बच्चों। तो जू में जानवर होते हैं, इसका मतलब बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम जूलॉजी कहते हैं। प्यारे बच्चों यही लिखा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें स्टडी करते हैं बच्चों किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। वहीं जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं बेटा, प्लांट की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों जिसमें हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जिस ब्रांच में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। प्यारे बच्चों अगर ये आपको पता रहेगा ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई आपसे पूछेगा तो आप ये जवाब दे पाएंगे, हाँ मैंने बायोलॉजी के बारे में मुझे पता है इतनी सारी बातें। फिर अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बच्चों अगर आपसे इसे पूछ लिया किसी ने कि बच्चों ये बताओ फादर ऑफ नेशन कौन है, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो बच्चे कहेंगे सर फादर ऑफ नेशन जो हमारे हैं वो है महात्मा गांधी। उसी तरह बच्चों कभी कभी कोई सवाल जो बायोलॉजी का जानकार होगा वो आपसे पूछ सकता है, बताओ बायोलॉजी के पिता कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है। तो प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए क्या कि बायोलॉजी के फादर का नाम है बच्चों क्या, एरिस्टोटल। क्या, एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बेटा बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रस्टस बेटा एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है ना, जो फादर हैं किसके, बॉटनी के। उसी तरह एंटोनी वॉन लीवेनहुक बेटा क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। इनका नाम आप इनके नाम से पहले भी परिचित हुए हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ये और कोई नहीं वही है। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। बच्चों ये जरूर आपकी नोट्स में होना चाहिए ताकि आपकी नोट्स एक बेहतरीन बने, ताकि अगर आपने बायोलॉजी लेने का प्लान किया है 11th में तो आपकी नोट्स में ये पहले से रहेगा और आपको ये पहले से पता रहेगा, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दिस इज बच्चों, दिस इज ये पिक्चर है ना बच्चों, उन लोगों की जिन लोगों की बात मैं कर रहा था। देखिए ये हैं हमारे एरिस्टोटल साहब, और इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इन्होंने बायोलॉजी और जूलॉजी के अथवा बायोलॉजी के डेवलपमेंट में, जूलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत काम करा है उन्होंने, ठीक है। तो बेटा ये व्यक्ति का आप पहचान लीजिए, ये वही व्यक्ति हैं बेटा जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी कहते हैं। उसी तरह ये हैं फादर ऑफ बॉटनी जिनका नाम थियोफ्रस्टस है, आप इनको भी पहचान लीजिए, है ना। आपको इनको भी सम्मान देना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सम्मान सर, इतना सारा सिलेबस बना दिया, पगलाए हैं, है ना, पता नहीं क्या जरूरत थी इनको खोज करने की, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों आपको अब जब बन ही गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सही बात है, नेचर के बारे में जानना यार क्या दिक्कत है, जानना चाहिए आपको, ठीक है। फिर ये भाई हमारे वो हैं एंटोनी वॉन, देखिए बढ़िया मज़े से बैठे हुए हैं ये लोग, है ना। तो ये लोग को पहचान लीजिए बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हमारा क्लास 10 शुरू हो रहा है। क्लास 10 का अगर आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर खोलेंगे तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर के फर्स्ट पन्ने में, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में आप देखेंगे प्यारे बच्चों उस फ्रंट में जो इंट्रोडक्शन है वहां पर इसी के बारे में बात की गई है कि लिविंग कौन है, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ये आपको पता होना चाहिए कि लिविंग कौन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक कॉमन सा सवाल है, आपसे पूछूं बच्चों ये बताओ लिविंग कौन है, किसको आप लिविंग कहेंगे, लिविंग की क्या फीचर है और नॉन लिविंग से कैसे लिविंग अलग है, ऐसी क्या चीज नॉन लिविंग में नहीं है जो लिविंग में है। बच्चों का जवाब होगा सर, है ना। आमतौर पर जो बच्चों का जवाब रहा है ना, मैंने पढ़ाते हुए देखा है, तो प्यारे बच्चों का जवाब रहता है सर जो लिविंग है वो मोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, पेड़ तो नहीं करते, पेड़ तो जहाँ है वहीं खड़े हैं, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं। लेकिन हर मूवमेंट करने वाली क्या चीज लिविंग हो सकती है? पंखा मूवमेंट कर रहा है, गाड़ी मूव कर रही है, साइकिल मूव कर रही है, क्या वो लिविंग हो गई? नहीं। तो हर मूव करने वाली चीज क्या लिविंग हो सकती है? अब बच्चा परेशान, हाँ सर बात तो सही है, हर मूवमेंट करने वाली चीज तो लिविंग नहीं हो सकती। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है सर जिसको मैं देखूं और मुझे पता चल जाए कि ये लिविंग है? इसका मतलब ठीक है सर, जो लिविंग होते हैं उनमें ग्रोथ होती है और जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती।
अब बात आती है, अच्छा ऐसा है क्या, है ना। पढ़िएगा बच्चों, मेरे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक बार एनसीईआरटी के उस फर्स्ट पेज को पढ़िएगा, आपको क्या मजा आएगा। जो आपको समझ में नहीं आया वो पूरा पैराग्राफ कोई बच्चे पढ़ते ही नहीं है यार, और टीचर पढ़ाते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लिखा है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, और टीचर को वो पढ़ाते ही नहीं है। जबकि मैं बता रहा हूँ उस पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो तुम कर नहीं पाओगे, और तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा और तुम देखना उस पैराग्राफ से सवाल मैं तुमको टेस्ट में बना के दूंगा और तुम उस सवाल को करोगे, तुम्हें मजा आ जाएगा। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, कुछ अलग अलग बच्चों का अलग अलग जवाब होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जो लिविंग होते हैं उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्रोथ को डिफाइन करूं कि व्हाट इज ग्रोथ, तो डिफिनेशन लिखनी होगी व्हाट इज ग्रोथ, तो प्यारे बच्चों इसका डिफिनेशन होता है कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, number size is called growth. It's called growth. इंक्रीज इन मास, नंबर एंड साइज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, अगर इसको बच्चों हम लोग ग्रोथ कहते हैं तो प्यारे बच्चे मास, नंबर और साइज में देख बच्चे, ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है। मैं गया था अभी, मान लो गया नहीं हो तो क्या हुआ, गया था, मान लो मैं गया था नॉर्थ में, उधर मैंने एक पहाड़ को देखा। वो पहाड़, अभी मैं गर्मियों में गया था तो मैंने देखा कि वो पहाड़ ऐसा था, लेकिन जब मैं वापस ठंडियों में गया, तो पहाड़ ऐसा था। मुझे लगा जो पिछली बार आया था यही पहाड़ छोटा था, इस बार बड़ा कैसे हो गया। भाई हुआ क्या, वो पहाड़ है उतना ही, लेकिन उस पर इतनी क्या हो गई बेटा, बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से उसका साइज मुझे बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, पहले भी बर्फ रही होगी लेकिन वो बर्फ की लेयर बहुत कम थी। तो प्यारे बच्चों अभी क्या हुआ, बर्फ की लेयर ज्यादा हो गई। तो प्यारे बच्चे ये बता, मास देख, इस पहाड़ी का मास भी बढ़ गया, साइज भी बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ है। क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। क्यों? क्योंकि ग्रोथ की डिफिनेशन ही यही है कि इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। देख बच्चे, साइज बढ़ गई, क्या ग्रोथ है, क्या ये लिविंग है? नहीं। इसका मतलब ग्रोथ जो है, केवल ग्रोथ को देखकर आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर है बेटा, एक ऐसी चीज है जो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है। इसका मतलब केवल ग्रोथ को देखकर आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ और भी क्राइटेरिया, कुछ और भी चीजें आपको देखनी चाहिए, तभी आप लिविंग को पूरी तरह से डिसाइड कर पाएंगे कि वो लिविंग है। फिर ये तो था बच्चों का पहला जवाब। फिर दूसरा जवाब जो बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर मोशन है ना, मूवमेंट। क्या बेटा? मूवमेंट। सर मूवमेंट अगर किसी में हो तो वो क्या है, तो वो लिविंग है। क्या है? लिविंग है। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगेगी तो YouTube में ऑप्शन होते हैं, है ना, आप वहां बढ़ा के देख लीजिएगा। बट मेरा तरीका बेटा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर उस बच्चे को पढ़ाना है जिसकी समझ तेज है, स्लो है, एवरेज बच्चा है ना, बहुत तेज बच्चा है, कमजोर, सब के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हम आराम से पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है वीडियो की गति थोड़ी स्लो है तो आप उसको YouTube में ऑप्शन होता है, आप बढ़ा के देख लेना। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। मूवमेंट की बात करें, सर मूवमेंट अगर हो तो वो लिविंग है। अच्छा, प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। अगर प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता तो क्या प्लांट्स नॉन लिविंग है? एक वर्ड और आता है मूवमेंट के साथ साथ, मैं जोड़ देता हूं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या बेटा? लोकोमोशन। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बेटा, हर एक चीज तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे जुबान पर होगी। एनसीईआरटी की ऐसी कोई बात नहीं होगी जो तुम्हें समझ में ना आए। ठीक है, यकीन मानो। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, प्यारे बच्चों मूवमेंट और लोकोमोशन में जरा सा अंतर है। क्या? ये देखो, ये मूवमेंट है,
ये भी क्या है, मूवमेंट है। सही बात है, दोनों मूवमेंट है, लेकिन क्या फर्क है, एक जगह पर रह के मूवमेंट हो रहा है, ये एक जगह बदल रही है, जगह बदल रही है। तो जिस मूवमेंट में ऐसा मूवमेंट, ऐसा मोशन जिसमें जगह बदल जाए, स्थान बदल जाए, इसको लोकोमोशन कहते हैं। द मूवमेंट इन विच, है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो पंखा मूव कर रहा है, पंखा मोशन करता है, लोकोमोशन नहीं करता। पेड़ भी मोशन करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। लेकिन पेड़ मोशन करते हैं, लेकिन उस मोमेंट को, उस मोशन को आप देख नहीं सकते। क्यों? बहुत स्लो मोमेंट है, उस मोमेंट को आप देख नहीं सकते, देखने में बहुत दिक्कत होगी। इसका मतलब मूवमेंट दो तरह के होते हैं, मूवमेंट दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों। एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल मूवमेंट कहते हैं। और कुछ मूवमेंट होते हैं जिसको इनविजिबल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनविजिबल मूवमेंट कहते हैं। एम का मतलब मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट भी होते हैं और इनविजिबल मूवमेंट भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मूवमेंट को देखकर भी आप लिविंग को डिसाइड नहीं कर सकते। केवल मूवमेंट को देखकर, केवल ग्रोथ को देखकर नहीं डिसाइड हुआ, केवल मूवमेंट को देख के भी डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों में मूवमेंट विजिबल है, लेकिन कुछ लोगों में मूवमेंट इनविजिबल है। तो अगर क्या किसी में मूवमेंट इनविजिबल है तो क्या वो नॉन लिविंग है? क्या नहीं। इसका मतलब मूवमेंट अकेले बेटा लिविंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कैन नॉट डिफाइन लिविंग अलोन। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, दो तरह के मूवमेंट होते हैं, विजिबल मूवमेंट और इनविजिबल मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे सर ग्रोथ हो गया, सर मूवमेंट हो गया, सर और वो क्या चीज़ है जिसको मैं देख के बता सकता हूँ कि वो लिविंग है? प्यारे बच्चों, और भी चीज़ें मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर कोई जीव रिप्रोडक्शन करे तो वो क्या है? तो वो लिविंग है। रिप्रोडक्शन अगर कोई करे तो वो क्या है? लिविंग है। प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मैं या कोई भी जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अरे बच्चों, अगर इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, अपने जैसी संतान को पैदा करने की, अगर मान लीजिए कोई जीव है जो अपने जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं बच्चों, वो क्या है? लिविंग है। जैसे मान लो, एग्जांपल दो, आपके आसपास में मान लो कोई भैया भाभी रहते हैं, 5 साल हो गए शादी को, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब भैया भाभी नॉन लिविंग है। नहीं बच्चों, भैया भाभी नॉन लिविंग नहीं है, भैया भाभी लिविंग ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं कि रिप्रोडक्शन केवल लिविंग में ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये भी फेल हो रहा है। मतलब ये लिविंग को डिफाइन करने में सक्षम पूरी तरह से नहीं है, मतलब ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अभी तक ग्रोथ, मूवमेंट और तीसरा रिप्रोडक्शन तीनों ही बेटा फेल हो गए, मतलब दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग के डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आगे सुनिए, कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जैसे कि अनफर्टाइल जो ह्यूमन कपल हैं, अनफर्टाइल ह्यूमन कपल हैं, वो बेटा क्या है? रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन लिविंग, वो लिविंग ही है, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? दूसरे एक्सेप्शन बेटा, दूसरा जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं है कर सकते, ठीक है, बाकी सारे लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लिविंग होने के बावजूद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब लिविंग बेटा वो प्रॉपर्टी हमें देखनी है जो सभी लिविंग में हो, 100% लिविंग में वो प्रॉपर्टी हो ही। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, दूसरा बच्चों, अगर आप याद हो क्लास 9th में लास्ट चैप्टर में, है ना, आपने पढ़ा था वर्कर बी के बारे में। मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की बी होती हैं, क्वीन बी, ड्रोन बी, वर्कर बी। प्यारे बच्चों, वर्कर बी जो होती है वो क्या होती है? स्टेराइल होती है ना? स्टेराइल है, इसका मतलब वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। इसका मतलब
नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। भगवान ने उसको, नेचर ने उसको ये प्रॉपर्टी नहीं दी। उसी तरह बच्चों एक जानवर होता है ना, खच्चर बोलते हैं हम लोग, म्यूल, है ना। म्यूल भी बेटा एक, है ना, जानवर है, गधों की प्रजाति का है। घोड़ा गधा जो होता है उन्हीं की प्रजाति का है। प्यारे बच्चों ये भी, म्यूल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, नॉन लिविंग है। यही बच्चों स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब बेटा बांझ, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, दैट्स इट, स्टेराइल। ठीक है, तो बच्चों रिप्रोडक्शन भी वो क्राइटेरिया नहीं है जो लिविंग को पूरी तरह डिस्क्राइब कर पाए। अगली बात बच्चों, अगर चौथा क्राइटेरिया देखें, है ना सर, प्यारे बच्चों अगर कोई लिविंग होगा तो वो क्या होगा, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई जीव लिविंग है तो प्यारे बच्चों वो 100% किससे बना होगा, मेड अप ऑफ सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मेड अप ऑफ व्हाट बेटा, सेल, मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों पांचवी बात अगर मैं करूं तो प्यारे बच्चों अगली बात अगर करूं तो ये हो गया कि अगर कोई लिविंग होगा तो पक्की बात हो किससे बना होगा, सेल से बना होगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो लिविंग हो और सेल से ना बना हो। ठीक है, अगर वो लिविंग है तो 100% सेल से बना होगा। ठीक है, ये कहीं फेल नहीं होगा। दूसरा बच्चों, अगर वो लिविंग है तो बेटा वो क्या करता होगा, मेटाबॉलिज्म करता होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म करता होगा। सर व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो प्यारे बच्चों सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring in our body या बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा जितनी भी रिएक्शन तुम्हारी बॉडी में चल रही हैं उन सभी रिएक्शन को, क्योंकि सही बात है यार, हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, इतनी सारी रिएक्शन चल रही है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, आप खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। उस खाने से तुमको ऊर्जा मिल रही है, कैसे, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। तो बेटा जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन सभी को हम लोग मिलाकर एक शब्द में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं कि जो हमारे मेटाबॉलिज्म अथवा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये केमिकल रिएक्शन बच्चों दो तरह की होती हैं। केमिकल रिएक्शन जो है प्यारे बच्चों वो दो तरह की होती हैं। आप अपनी कॉपी में इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे ये चैप्टरों में काम आएगा। एक बेटा जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। बहुत अच्छे से बेटा लिखिएगा, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने रिएक्शन, तुम पूरा लिख लेना, REACTION रिएक्शन। प्यारे बच्चों एक होती है बच्चों क्या, कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बच्चों जिसमें किसी न किसी चीज की बेटा क्या होती है, सिंथेसिस होती है, प्रोडक्शन होता है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें चीजें बेटा ब्रेक होती हैं, एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में छोटी छोटी चीजें कंबाइन होकर बड़ी चीजें बनती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं इस बात को कोरिलेट करके आपको समझाऊंगा कहां पर हम लोग कौन सी रिएक्शन जिसको हम लोग कैटाबॉलिक बोलेंगे और कौन सी रिएक्शन जिसको एनाबॉलिक बोलेंगे, विद एग्जांपल समझाया जाएगा। अभी आप बस इसको ऐसा लिख के रखना कि केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एक चीज लिख सकते हो कि एनाबॉलिक रिएक्शन में छोटी छोटी चीजें कंबाइन होकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिक में एक बड़े मॉलिक्यूल बेटा टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स, इतना आप नोट करके रखिएगा अपनी कॉपी में। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, सुनिएगा जरा। फिर हमने कहा अगर ये प्रोसेस कोई करता हो तो वो क्या है, 100% क्या होगा बच्चों, लिविंग होगा। मतलब अगर वो लिविंग होगा तो सेल से बना होगा, अगर लिविंग होगा तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलती होगी, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग में बेटा केमिकल रिएक्शन नहीं चलती। लेकिन इसके पहले ग्रोथ, मूवमेंट बच्चा वो फेल है, रिप्रोडक्शन भी फेल है, वो भी बेटा लिविंग को पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता।
ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये यहां से बच्चों शुरू होती है क्या, लाइफ प्रोसेस। क्या शुरू होती है प्यारे बच्चों, लाइफ प्रोसेस। आगे एक बार देख लेते हैं कि कुछ बातें छोटी तो नहीं है। हाँ प्यारे बच्चों, व्हाट इज लिविंग में बता रहा था, व्हाट इज लिविंग में आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। आगे सुनो, यहां शुरू होता है बेटा क्या, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, सबसे पहली बात एक सवाल यही उठता है, उठना भी चाहिए आपके दिमाग में, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। एग्जामिनर के भी दिमाग में सवाल उठता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो वो आपसे पूछ सकता है बच्चों कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ये बोर्ड का सवाल हो सकता है ना, कभी भी आपसे बेटा बोर्ड में पूछा जा सकता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। प्यारे बच्चों आइए जरा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, ये सब आपको अपनी कॉपी में अच्छे से सजा कर लिखना है, इसीलिए मैंने आपको बढ़िया से तरीके से बेटा नोट्स को पहले से ही प्रिंट करवा के रखा है सामने, ताकि आपको लिखने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, आओ बेटा, ऑल द प्रोसेसेस, वो सभी क्रियाएं, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच टुगेदर, वो सभी प्रोसेस जो मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा बनाए रखे हैं, और बेटा परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, और आपकी शरीर को लगातार मेंटेन करे जा रहा है। मेंटेनिंग की जरूरत बेटा हर दिन होती है। तुम इतने सारे काम करते हो, तुम्हारे सेल्स में बेटा इतने सारे शरीर में डैमेज हर दिन होते हैं, और वो डैमेज रिपेयर होते हैं। सर कहाँ होते हैं सर? बेटा अंदर बहुत सारा डैमेज डेली होता है, और वो हर डैमेज क्यों? क्योंकि तुम अंडसंड चीजें खाते रहते हो, पीते रहते हो, अननेसेसरी एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें जो भी कर रहे हो हरकतें, उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी इंजरी होती रहती है, और वो सारी इंजरी हमारी बॉडी में रिपेयर होती रहती है। बेटा मेंटेनेंस का काम हमारे शरीर में चल ही रहा होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेंटेनेंस का काम लगातार हमारी बॉडी में चल रहा होता है, और वो सभी क्रियाएं जो बेटा मेंटेनेंस का काम करती हैं और हमको जिंदा बनाए हुए हैं, उन सभी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो कोई पूछे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो बोलेंगे ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप अस अलाइव, जो मुझे जिंदा बनाए रखे हुए हैं, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनेंस, और जो बेटा मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उन सभी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको यकीन मानिए पूरे यूट्यूब में इस तरीके से बेटा किसी ने पढ़ाया नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से बेटा नोट्स डिजाइन की गई हैं, ये खुद मैंने डिजाइन करी है बहुत अच्छे से बेटा, कई साल है ना ऑफलाइन में पढ़ाने के बाद बेटा ये चीजें मैंने है ना इस तरीके से नोट्स देखिए, मेरा पेपर एनालाइज करके बेटा नोट्स को डिजाइन किया गया, ताकि मेरे प्यारे बच्चों का जो बच्चे पढ़ेंगे इस वीडियो से, उन बच्चों का 100% नंबर आए, एक सिंगल नंबर छूटे ना, और एक सिंगल लाइन पेपर में ऐसा सवाल ना आए जो बच्चे को लगे यार ये तो मेरे को पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पढ़े हैं, वन शॉट ये वो, कुछ नहीं भाई, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं। मैं ये जानने के लिए देखा कि पढ़ाते क्या है भाई ये लोग, देखा पता चला कुछ ना पढ़ाते, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ना पढ़ाते, कुछ वही तैरती हुई बातें बेटा, तैरती हुई बातें। लेकिन जो आज का सिनेरियो है, जो आज का पेपर है, उसको एनालाइज करके जो पढ़ाते हैं टीचर, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं ऐसे लोग। ठीक है, और वही उसी तरह की बेटा पढ़ाई पेपर को एनालाइज करके हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका कोई भी सवाल छूटे ना। यकीन मानिए आपका अगर इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके बायोलॉजी में अगर 30 नंबर का पेपर आएगा, 30 में 30 आपके 100% आएंगे। मैं ऑफलाइन नहीं बोलता हूँ, ऑनलाइन नहीं बोल रहा हूँ, 100% 30 में 30 आएंगे भाई। एक नंबर पे कोई काट नहीं सकता, ये गारंटी है। पूरा लिखने का तरीका हम बताएंगे यार, और एक भी चीज एनसीईआरटी की नहीं छोड़ेंगे भाई, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस लगवाएंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे, और वो सारे तरह के पॉसिबल क्वेश्चन आपको करवा देंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, बने रहिए, करते रहिए बेटा पढ़ाई बढ़िया से। आओ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या बच्चों? अब करें ऑल द प्रोसेसेस, तो भैया वो प्रोसेस है कौन सी? बेटा ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जो आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो प्रोसेसेस जैसे पहला न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों सही बात है, अगर आप खाना नहीं खाओगे, अगर आप खाना नहीं खाते हो, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? आपकी जो शरीर की मेंटेनेंस क्या हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी ना।
इसका मतलब सही बात है, न्यूट्रिशन करना बहुत, पोषण करना बहुत जरूरी है। बिना पोषण के आप अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक। दूसरा, रेस्पिरेशन। क्या बिना सांस लिए तुम जिंदा रह सकते हो? क्या बिना सांस लिए जिंदा रहा जा सकता है? अगर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगी तो तुम्हारे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्या तुम जिंदा रह पाओगे बिना ऊर्जा के? नहीं रह पाओगे ना। क्या तुम्हारे शरीर में चीजें काम करेंगी बिना ऊर्जा के? नहीं। बेटा 4 बार पॉटी हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, भाई शरीर है क्या हो जाता है, लगेगा भाई क्या हो गया रे, है ना, ऐसा फीलिंग आती है। सोचो तो कितना जरूरी है बेटा भोजन, पानी, हवा, इन और ये प्रोसेसेस को, भोजन करने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। सांस लेना और उस सांसों का इस्तेमाल करना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्या है वो? रेस्पिरेशन है। फिर सांस ले ली मैंने, सांस मेरे फेफड़े तक पहुंच गई, लेकिन फेफड़े तक केवल काम है क्या ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन तो मेरे इस उंगली के यहां तक के जो सेल है वहां भी चाहिए, मेरे पैर की उंगली तक के सेल को भी क्या चाहिए? वो हवा जानी चाहिए, क्योंकि एनर्जी वहां भी जरूरत है। इसका मतलब बच्चों एक यहीं से बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है भाई, तब तो इसका मतलब यहां से वहां ले जाना पड़ेगा, क्या फेफड़ा वहां जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब इसको यहां से हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर योर सर्वाइवल। पढ़िएगा एनसीईआरटी में बच्चों, एनसीईआरटी में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि भाई सच में ये तो एनसीईआरटी में दिया है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर प्यारे बच्चों अगला आता है एक्सक्रीशन। प्यारे बच्चों आपने इतनी सारी गतिविधियां आपकी बॉडी में हो रही हैं, है ना, आपने खाना खाया, कुछ उसमें बचा वेस्ट वो बाहर निकलना चाहिए। तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज टूटता है, CO2 निकलती है, CO2 बनती है। CO2 एक पॉइजनस गैस है, अगर ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक है वो, तो उसको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीशन। जो खाना हम खाते हैं उसमें जो कचरा बचता है उसको भी निकालना पड़ता है, एक्सक्रीट करना पड़ता है स्टूल के फॉर्म में। ये जनरल क्रियाएं जो हम करते हैं बच्चों हमारे जिंदा रहने के लिए, है ना। तो ये सभी प्रोसेसेस जो आपको जिंदा रहने में सहायक हैं, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। प्यारे बच्चों डिफिनेशन लिख लीजिएगा आपकी स्क्रीन को रोककर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे सुनिएगा भैया। अब बात आती है कि लाइफ प्रोसेस की नीड क्या है। बढ़िया सवाल है सर, हमने अभी डिफिनेशन में पढ़ा सर जिंदा रहना है ना, और क्या नीड है? और देख लेते हैं नीड ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये पूछा जा सकता है सवाल। अरे बच्चों लाइफ प्रोसेसेस जो होंगी वो क्या प्रिवेंट करेंगी? डैमेज को। MCQ बन सकता है, यहां से ध्यान देना है आपको, ठीक है, ध्यान देना है बच्चों। ये प्रिवेंट करते हैं किसको? अगर लाइफ प्रोसेस चल रही है हमारी बॉडी में, लगातार न्यूट्रिशन चल रहा है, हम बढ़िया से खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में चल रहा है, हार्ट वार्ट एकदम सही है, आर्टरी वेन सब सही है ना, पेशाब वेसाब बढ़िया से हो रहा है। अगर सब हो रहा है इसका मतलब डैमेज नहीं होगा। और ये सब अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो शरीर में डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब इन प्रोसेस से का होते रहना जरूरी है ताकि डैमेज ना हो, ताकि ब्रेकडाउन ना हो। याद रहेगा? बढ़िया बेटा, ये स्टेटमेंट एग्जाम में ज्यों करते हो आ सकता है, इसलिए फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, व्हाट इज नीड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस की जरूरत क्या है। प्यारे बच्चों आगे एक नोट लिखा हुआ है, क्या? दिस प्रोसेस नीड एनर्जी। प्यारे बच्चों जो भी ये प्रोसेस हैं, खाना खाएंगे आप, मैंने खाना खा लिया, मुंह में चबाया, प्यारे बच्चों चबाने के लिए मैंने यहाँ की मांसपेशियों को मूव कराया। इस मूवमेंट के लिए ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जो भी ये प्रोसेसेस हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, हार्ट पंप करना है तो हार्ट को पंप चलने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसका मतलब जो भी लाइफ प्रोसेस है बच्चों, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, सांस ले रहे हैं, इसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। प्यारे बच्चों तो ध्यान देना है कि ये जो सभी प्रोसेसेस हैं इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हम लाएंगे कहां से? ये एनर्जी बेटा कहां से आएगी? आउटसाइड से, बाहर से आएगी। सही बात है, बाहर से आएगी। कहां से? खाने के रूप में, है ना बेटा, फ्रॉम द बॉडी, है ना।
आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव है उसके शरीर के कहीं से बाहर से बेटा उसके अंदर एनर्जी के सोर्स होंगे, वो बाहर से एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, आओ, तो ये ध्यान रखना है कि ये सभी प्रोसेस जो होती हैं बेटा इनको एनर्जी चाहिए। हाँ बेटा, सभी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, होने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी चाहिए ही चाहिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये सब लिखना है बेटा कॉपी में, बढ़िया से लिखना है। ठीक है, आगे सुनो। शुरू होता है पहला लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है बेटा न्यूट्रिशन। वो सभी पहला प्रोसेस जो बेटा हमने 4 लाइफ प्रोसेस का नाम जिक्र किया, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। प्यारे बच्चे, अब इसी लाइफ प्रोसेस को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिटेल में एनसीईआरटी में दिया गया है और चारों प्रोसेस को अलग अलग। प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, बट बताऊं ये 4 चैप्टर है। क्यों? न्यूट्रिशन अलग बेटा एक बढ़िया सा टॉपिक है, उसमें काफी लंबा समय लगेगा इसको पढ़ने में। फिर दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है ना, और रेस्पिरेशन दूसरा, उसका तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा एक्सक्रीशन। 4 चैप्टर है जिसको एक यूनिट बोलते हैं लाइफ प्रोसेस को। ठीक है, वो अलग बात है, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं किया। ठीक है, बट रेफरेंस बुक में देखोगे तो ऐसा किया गया है। आओ बच्चों, न्यूट्रिशन क्या होता है? प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन क्या होता है? फिर से वही बात। तो प्यारे बच्चों, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव, प्राप्त करता है, डिराइव क्या? डिराइव एंड यूटिलाइज इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कह रहा है वो प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म बेटा और डिराइव करता है, निकालता है, प्राप्त करता है और उसको प्रयोग करता है। किसको? फूड को, है ना। तो फूड को, फूड एनर्जी को डिराइव करना, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव एंड यूटिलाइज इट्स फूड। बेटा अपने भोजन को, है ना, अपने भोजन को प्राप्त करना और प्राप्त करके उसको इस्तेमाल कर लेना, प्रयोग में लाना, प्रयोग में लाने की जो क्रिया है उसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फूड को यूटिलाइज कर लिया, पहले प्राप्त किया फिर यूटिलाइज किया, इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे एक डिफिनेशन बेटा, और ये तो सिंपल डिफिनेशन है, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन एक डिफिनेशन जो एनसीईआरटी में दे रखी है, एक बार इस पर नजर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिफिनेशन भी आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स, अभी हमने कहा ना कि सभी प्रोसेस को, सभी लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, तो जो एनर्जी का सोर्स है उसको ट्रांसफर करने की, द प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है, टू इनसाइड, बाहर से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर लाने की जो प्रोसेस है, किसको? सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी सोर्स कौन है? फूड है, फूड इज द एनर्जी सोर्स। तो फूड को लाना, ये इसी को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ये वाली बेटा डिफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बढ़िया डिफिनेशन, इसलिए दोनों लिखिए, जो भी आपको याद रहे, दोनों डिफिनेशन सही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो बेटा, मजा आने वाला है, आपको बहुत बढ़िया चीजें मिलने वाली है। आओ, डिफिनेशन में आया फूड की, प्रोसेस ऑफ derive, the process by which organism derive and utilize the food. तो what is food? क्वेश्चन आता है what is food? क्लास 8 में पढ़ा है आपने what is food? तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अरे आप लोग तो परिचित हैं मेरे से, जो बच्चे जानते हैं बढ़िया, जो नहीं जानते हैं जान जाओगे यार, बेस्ट मिलेगा तुम्हें, ईमान लो, ठीक है। मजेदार पढ़े हो अभी कहाँ, अभी तो बहुत मजे दिलाएंगे आपको, क्लास में बहुत मजे दिलाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे पहले बढ़ने दो आगे। आओ, कह रहा बेटा कोई भी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, जिसमें ऐसा कोई भी चीज जिसमें पोषण तत्व हो, न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल जो हो बेटा, जिसको कंज्यूम करे और एब्जॉर्ब करें बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा खाए और क्या कर ले, और बेटा उसको क्या करना है ना, और सस्टेन द लाइफ, अपने आप को बनाए रखे, है ना, अपनी ग्रोथ करे, अपना डेवलपमेंट करे, वो क्या है, फूड है। मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल जिसको कंज्यूम करके आप जिंदा रहें, अपने आप को मेंटेन करें, अपनी ग्रोथ करें, वही क्या है, फूड है, वही क्या है, फूड है, ठीक है।
सामान्य भाषा में कह सकते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है मेरे बच्चों, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ क्या केवल एनर्जी मिलती नहीं बेटा, कुछ मटेरियल्स भी आपको मिलते हैं, कुछ मटेरियल्स ही मिलते हैं, है ना। मटेरियल क्या, एनर्जी मिली, एनर्जी पहले मटेरियल के रूप में थी, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, मटेरियल है। तो बेटा तो एनर्जी के साथ साथ फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है और मटेरियल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, नेक्स्ट करा जो एनर्जी नीड है बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनर्जी की नीड क्या है, क्या जरूरत है ऊर्जा की। तो प्यारे बच्चों, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन योर बॉडी, है ना बेटा। स्टेट ऑफ ऑर्डर मतलब जो भी आपकी स्टेट है बेटा, आप लिविंग स्टेट में मेंटेन रहें। आपको लिविंग स्टेट में मेंटेन रखने के लिए सारी लाइफ प्रोसेस चलेंगी, और उस लाइफ प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वही बेटा स्टेट को मेंटेन करने में के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा कि हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड ऑफ एनर्जी क्या है बेटा, वो सॉरी एनर्जी तो हो गया, मटेरियल की नीड क्या है। भैया मटेरियल नहीं मिलेगा तो नया सेल नहीं बनेगा, क्योंकि नया सेल बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए ना बच्चा। तो हमें मटेरियल की किसके लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, और किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल आएगा, कर नहीं पाओगे, एनसीईआरटी में दिया है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मटेरियल की नीड सोच, यकीन मान तूने अभी नहीं पढ़ा होगा ये, इस तरह से तुझे परीक्षा पर तो पढ़ लिया होगा, मुझे पता है काफी टाइम हो गया, जून चल रहा है, तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा मई में, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे सर ने, तुम्हारे टीचर ने इसको नहीं पढ़ाया। मैं जानता हूँ नहीं पढ़ाया, क्यों, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑफलाइन में देख रहा हूँ क्या पढ़ाते हैं लोग। ठीक, टू ग्रो, टू डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस, जो कि बेटा हमारी बॉडी के लिए क्या है, जरूरत है ना, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, उन तत्वों को बनाने में बेटा जरूर सहायक होते हैं मटेरियल्स। सही बात है यार, अगर हमें प्रोटीन बनानी है तो हमें अमीनो एसिड चाहिए, हमें घर बनाना है तो हमें ईंट चाहिए, हमें शरीर को बनाना है तो सेल्स बनाना पड़ेगा, और सेल बनाने के लिए आपने 9th में पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन तो चाहिए ना भाई, और प्रोटीन हमारे शरीर में बनेगी तो प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए ना भाई। आपको फैट चाहिए ना भैया, अगर फैट चाहिए तो फैट, फॉस्फोलिपिड जो है तो फैट चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड भी चाहिए, आपको बहुत सारे मिनरल चाहिए, हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। तो मटेरियल आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए चाहिए, है ना, डेवलपमेंट के चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, और प्रोटीन उसके अलावा दूसरे मटेरियल की सिंथेसिस के लिए चाहिए जो हमारे शरीर की के लिए जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो थी फूड की बात। अब बात आती है फूड कहाँ से मिलेगा, फूड का सोर्स क्या होगा, एग्जाम में आया सवाल, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड। प्यारे बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि फूड का सोर्स होता है बच्चों क्या, या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से। जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनके लिए फूड का सोर्स बेटा क्या है, एनिमल भी है। नॉट ओनली नॉन वेजिटेरियन बट ऑल्सो वेजिटेरियन, जैसे अगर आप दूध, दही, मट्ठा कुछ भी खाते हो वो एनिमल का ही तो प्रोडक्ट है। इसका मतलब आपके भोजन का सोर्स या तो कोई पौधा होगा, या कोई पेड़ पौधा होगा, या तो बेटा वो क्या होगा, कोई जानवर होगा। तो आपका जो भी फूड सोर्स है वो तो या तो एनिमल से मिल रहा होगा या तो प्लांट से मिल रहा होगा। समझ में आ रही है बात। तो फूड का सोर्स क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, फूड का रोल क्या है, मतलब फूड का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शन फूड। ये सवाल पूछा सकता है कि फूड का रोल क्या है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी नजर नहीं गई है मुझे पता है। सुनिएगा बच्चों, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए फूड। दूसरा, हम नया सेल कह रहा बेटा, बिल्डिंग न्यू सेल, नया सेल बनाने के लिए चाहिए ग्रोथ। भाई नया सेल बनेगा तभी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी बॉडी की। अगर आपको जिम कर रहे हैं, जिम करने में क्या नई मसल्स डेवलप होती हैं, नया मसल्स की फॉर्मेशन होती है, तो नई मसल को बनाने के लिए जिम वाला कहता है प्रोटीन खाओ। क्या खाओ, प्रोटीन खाओ। प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन खाओगे व्हाट इज दैट इज फूड, जिसमें आपको मटेरियल मिलेगा और उस मटेरियल से आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ऊर्जा के साथ साथ आपको मटेरियल भी मिलेगा।
ठीक है। तो फूड से हमें एनर्जी और मटेरियल, दो चीजें मिलती हैं। आज से आप याद रखेंगे, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर और बेटा रिपेयरिंग ऑफ सेल, लगातार जो शरीर में डैमेज चल रहे होते हैं, मान लो तुम गिरे सड़क पर, चोट लग गई, मांस निकल के बाहर, कुछ दिन में घाव भर जाता है, घाव भर जाता है। जब आपको चोट लगती है तो डॉक्टर साहब आपको बहुत सही, है ना, खाना खाने के लिए कहते हैं, अच्छे से खाना खाओ, दवाइयां दे देते हैं, है ना, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, है ना, मिनरल्स, तमाम तरह की दवाइयां दे देते हैं बेटा। किस लिए? ताकि आपकी रिपेयरिंग जल्दी हो सके, ठीक है। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट बच्चों। आओ, है ना, ये हम लोग यहां तक आ गए बच्चों। फूड के बारे में थोड़ा सा और लिखना है ना। हेडिंग फूड डल चुकी है, अब बार बार हेडिंग नहीं डालना होता है, ठीक है, उसी के अंदर लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट बना बना कर हेडिंग, ठीक। आगे देखें, नोट। नोट का मतलब बेटा ये वो लाइन है जो 100% एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़िएगा, ये लेक्चर को खत्म होने के बाद एक बार पढ़िएगा, आपको यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा एनसीईआरटी दोबारा पढ़ के, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ी है ना, तो अगर दोबारा पढ़िएगा आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद, आपको बहुत मजा आएगा एनसीईआरटी पढ़ने में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ फूड सोर्स आर कार्बन बेस्ड। बेटा जो भी आप भोजन खाते हैं, जो भी भोजन लेते हैं आप अपने शरीर के लिए, उसका जो मूल आधार है, ज्यादातर जो फूड होते हैं बेटा, उसका मूल आधार कार्बन है। क्या है? कार्बन। मुझे लगता है आप कार्बन से परिचित होंगे, पीरियोडिक टेबल में कार्बन नाम का एलिमेंट आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। आप ग्लूकोज का फॉर्मूला क्लास 9 में पास हुए हैं, अगर आप क्लास 9 में आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा फॉर्मूला ग्लूकोज का? सर हमने पढ़ा C6H12O6 पढ़ा। प्यारे बच्चों, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसका स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर जो इसका तैयार हुआ बेटा, वो इसका जो मूल आधार है वो कौन है? कार्बन है। इसका मतलब जो ज्यादातर फूड सोर्स है बच्चों, प्रोटीन पढ़ोगे, अगर अमीनो एसिड पढ़ोगे तो वहां ही पढ़ोगे, जो मेन है बेटा, जिस पर आधार, मतलब आधार का मतलब क्या होता है? जिस पर बाकी लोग जुड़े हैं। तो बेटा मूल आधार जो होता है, ज्यादातर फूड जो सोर्स हैं वो कार्बन बेस्ड है। कैसे बेटा? कार्बन बेस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सवाल एमसीक्यू में आएगा। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर, है ना, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर, ठीक है बेटा, कौन से एलिमेंट पर बेस्ड है? मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर बेस्ड ऑन विच एलिमेंट? आंसर है बेटा कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन योर कॉपी। आगे सुन, लास्ट लाइन, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्स। कह रहा बेटा ये कार्बन सोर्स कैसा हो सकता है भैया? अगर थोड़ा बहुत परिचित हैं आप, है ना, नहीं तो धीरे धीरे में हम परिचित करवा देंगे, आप जैसे वैसे पढ़ते चलेंगे हमारे साथ, है ना। आप अपने डाउट्स बताएंगे तो उस डाउट के बिहाफ पर हम बेटा चीज़ों को और बढ़िया से उस डाउट को क्लियर करेंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। सब कुछ बेटा क्लिस्टर क्लियर रहेगा, कमेंट में आप बता सकते हैं, आप, है ना, हमारे संस्था के व्हाट्सएप नंबर भी बता सकते हैं, ठीक है। आइए जरा, तो बेटा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो कार्बन सोर्स है, इससे जो ग्लूकोज है बेटा, वो ग्लूकोज प्लांट ने बनाया था स्टार्च के, पहले ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को प्लांट ने स्टोर किया स्टार्च के रूप में, तो मतलब आपको जो मिला वो स्टार्च मिला। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में आपको मिला। तो भैया इसी तरह अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग बेटा जो हमारी बॉडी की जरूरत वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जैसे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सारे फूड सोर्सेज बेटा इनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर अलग अलग जीवों का जो न्यूट्रिशन, भोजन करने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। करा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीव, है ना बेटा, कैन यूटिलाइज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। ये अलग अलग तरह की न्यूट्रिशनल प्रोसेस का बेटा क्या करते हैं, है ना, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं। एक चीज बीच में छूटा हुआ है, सुनिएगा जरा, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषण तत्व, है ना बेटा। तो जो कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड से हमें क्या क्या मेनली चाहिए होता है, तो प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेटा कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे बढ़िया से। और प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम फूड पर रोकेंगे,
अगले लेक्चर में, जो कि कल या परसों जब भी अपलोड होगा प्यारे बच्चों, उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे और बढ़िया से अपनी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो पहला लाइफ प्रोसेस जिसको न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। प्यारे बच्चों, जो भी लोग इस वीडियो को देखें उन सभी लोगों से मैं कहूँगा आपको बायोलॉजी का बेस्ट कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। इसके लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। इससे आप मेरी मदद कर पाएंगे, एक गुरु दक्षिणा आप मुझे दे पाएंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से पढ़िए। तो बस आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करना है, लाइक ठोकना है और अपने 10 दोस्तों को शेयर करना है और उन 10 दोस्तों को कहना है कि अगले 10 को शेयर कर दें। बस इतना सा काम करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।